नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। दूसरा चैप्टर जो हमारे कोर्स में है, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, इसके बारे में हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया था। लेकिन अब इसको और आगे जो प्रश्न मार्केट में आते हैं, जो प्रश्न परीक्षा में आते हैं, उनसे संबंधित कुछ बातें हम लोग यहाँ पर करना पसंद करेंगे। तो पुष्पी पादप है, पुष्पी पादपों का तात्पर्य होता है जिनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान पुष्प बनते हैं, पुष्पों के अंदर युग्मक बनते हैं और युग्मक निषेचित होकर नए जीव का, नए पादप का, नए बीज का निर्माण करते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं पुष्पी पादपों में, तो एक सामान्य पुष्प की संरचना सबको पता है कि उसमें बाह्यदल होते हैं, दल होते हैं, पुंकेसर है, स्त्रीकेसर है। दल और बाह्यदल ये सहायक अंग होते हैं, सहायक चक्र है, और जो नर जननांग होते हैं उन्हें पुंकेसर कहा गया है और जो मादा जननांग है उन्हें स्त्रीकेसर कहा गया है। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बोर्ड से संबंधित कुछ प्रश्न जो एक एक नंबर के अ ब स द यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो उनको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। सबसे पहली एक प्रक्रिया है विपुंसन। विपुंसन के बारे में एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, विपुंसन क्या है। तो विपुंसन का मतलब होता है कि जो पुष्प द्विलिंगी होते हैं, इन द्विलिंगी पुष्पों के अंदर हमें कृत्रिम परागण करवाना है, और कृत्रिम परागण के लिए जरूरी होता है कि इन द्विलिंगी पुष्पों के अंदर स्वपरागण की क्रिया न हो, अवांछित परागण वहां तक नहीं पहुंचे, वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंचे। तो इसके लिए करवाया जाता है विपुंसन। विपुंसन की प्रक्रिया में जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं, इन द्विलिंगी पुष्पों के अंदर जब पुष्प कली अवस्था में है, इस अवस्था में इन द्विलिंगी पुष्पों के नर जननांगों को, नर जननांग, इन नर जननांग जिसको हम कहते हैं पुंकेसर कहते हैं, इन पुंकेसर को हटाने की जो प्रक्रिया है इसे कहते हैं विपुंसन। यानी द्विलिंगी पुष्पों में कृत्रिम परागण के लिए नर जननांगों को नष्ट करने की प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं। अब ये विपुंसन की प्रक्रिया अलग अलग प्रकार से होती है। जो पुष्प छोटे होते हैं उनके अंदर कैंची की सहायता से पुंकेसरों को काटना संभव नहीं होता है, तो उन फूलों को या उन फूलों को जो गुच्छा है, समूह होता है, उन्हें गुनगुने गर्म पानी में या फिर एल्कोहल के अंदर डुबाकर विपुंसित किया जाता है। और जो पुष्प बड़े बड़े होते हैं, जिनके पुंकेसर लंबे और बड़े होते हैं, तो उन पुंकेसरों को कैंची की सहायता से काटकर अलग कर लिया जाता है। जब विपुंसन संपन्न होता है तो इन फूलों को फिर कपड़े की थैली या कागज की थैली के द्वारा ढक लिया जाता है। उस प्रक्रिया को कहा जाता है बैगिंग कहते हैं, यानी थैलीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, ताकि अवांछित परागण वहां पर नहीं पहुंच सके। तो विपुंसन से संबंधित परीक्षा में प्रश्न आता है, 1 नंबर का होगा, तो उसका होगा कि विपुंसन प्रक्रिया में पुष्प के किस अंग को हटाया जाता है। तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें लिखना है, या फिर इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है। दूसरा प्रश्न है कि आवर्त बीजियों में लैंगिक जनन का आधार, लैंगिक जनन की प्रक्रिया आवर्त बीजियों में कहाँ संपन्न होती है। तो इसका उत्तर होगा पुष्प। ये पुष्प जो होते हैं, इन्हीं पुष्पों के अंदर नर और मादा दोनों प्रकार के जननांग है। तो ये पुष्प, चूंकि इनकी जिम्मेदारी होती है युग्मक बनाना, युग्मकों को आपस में मिलाना, निषेचन की प्रक्रियाओं को संपन्न करना, भ्रूण का परिवर्धन करना, बीज बनाना, फिर आगे बीजों का अंकुरण होगा तो वहां से नए पादप तैयार होते हैं। तो यहाँ पर आवर्त बीजियों में लैंगिक जनन का आधार माना गया है, वह है पुष्प। तीसरा प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है कि पुष्पों में नर और मादा जननांगों का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो पुष्पों में नर जननांग होते हैं, हम पहले से पढ़ चुके हैं, ये पुंकेसर होते हैं। इनका समूह है पुमंग कहलाता है। पुंकेसर के बारे में हमें ध्यान है कि पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। ऊपरी भाग जो अपेक्षाकृत चौड़ा है, इन्हें कहा जाता है पराग कोष कहते हैं। यह पराग कोष
इन्हें लघु बीजाणु धानियाँ भी कहते हैं, क्योंकि इनमें लघु बीजाणु यानी परागकण बनते हैं। और दूसरे जो मादा जननांग है, इन मादा जननांगों को कहा जाता है स्त्री केसर। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ अलग से, तो यह है जननांग, मादा जननांग, और मादा जननांग होती है स्त्री केसर, उसे कहा जाता है जायांग कहते हैं। यह जायांग पुष्प के सबसे भीतरी भाग में सबसे भीतर का चक्र होता है। और जायांग के बारे में हमें पता है कि जायांग की कौन कौन सी संरचनाएं होती है। तो जायांग जो है उसमें सबसे ऊपर का जो भाग होता है इस टाइप से है, ये हो जाएगा वर्तिकाग्र, वर्तिका, ये होती है अंडाशय, इसमें होते हैं बीजांड। ये सारी बातें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा जो प्रश्न है यह है कि जो परागकण हैं, इन परागकणों का बाहरी चोल जो होता है, यह बाहरी चोल किस पदार्थ से बना होता है। तो एक प्रारूपिक परागकण जो होता है वो प्राय इस प्रकार से गोलाकार संरचना में होता है, और इसके ऊपर यहाँ पर एक अलंकृत इस प्रकार से एक आवरण पाया जाता है। यूँ अगर हम बनाएं इसको तो बीच बीच में गैप भी होता है इस टाइप से, और इसमें केंद्रक वगैरह सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो परागकण का जो बाहरी आवरण है जो अलंकृत होता है, यह होता है बाह्य चोल या बाह्य भित्ति, और ये बाह्य भित्ति बनी होती है स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से। और इस स्पोरोपोलेनिन पदार्थ के ऊपर अलग अलग प्रश्न आते हैं। स्पोरोपोलेनिन हमारे यहाँ पर, या हम बात करें दुनिया में, सबसे स्थायी पदार्थ है। इसको नष्ट करने वाला कोई बैक्टीरिया, कोई एंजाइम, कोई रसायन नहीं बना है, अतः स्पोरोपोलेनिन लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। परागकणों के ऊपर स्पोरोपोलेनिन का आवरण होता है, तो ये परागकण भी लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। हालांकि परागकणों की जो जनन क्षमता है, जीवन क्षमता खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी परागकण अपने मूल आकार में, जैसे मिस्र के पिरामिडों को खोदा गया था तो वहाँ पर हजारों साल पुराने पिरामिड भी सही सलामत प्राप्त हुए थे, क्योंकि उसके ऊपर स्पोरोपोलेनिन का निक्षेपण होता है। यह स्पोरोपोलेनिन का निक्षेपण चारों तरफ समान नहीं होता है, कुछ स्थानों के ऊपर स्पोरोपोलेनिन का निक्षेपण नहीं होता है, तो इन स्थानों को कहा जाता है जनन छिद्र कहते हैं। और इन्हीं जनन छिद्रों के माध्यम से यहाँ से परागनली बाहर निकलती है। तो स्पोरोपोलेनिन को अच्छी तरीके से याद रखना है। आवर्त बीजियों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या है। जब जनन की प्रक्रियाएं होती है तो हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अंड कोशिका युग्मनज में, युग्मनज भ्रूण में, बीजांड बीज में। हम कह सकते हैं कि आवर्त बीजियों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद बीज होता है, क्योंकि यही बीज भ्रूण को धारण करता है, यही बीज अंकुरित होकर एक नए पादप का निर्माण करता है। अतः हम कह सकते हैं कि आवर्त बीजियों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद बीज होता है। अब जो बीज होते हैं, इन बीजों के अंदर भ्रूण के पोषण के लिए भ्रूणपोष पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, इस आधार पर बीजों को हमने दो कैटेगरी में बांटा है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी बीजों के उदाहरण। परीक्षा में प्रश्न आएगा, जैसे अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आया तो होगा अभ्रूणपोषी बीज का उदाहरण है, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से अपने को छांटना है। तो भ्रूणपोषी बीज वे होते हैं जिनमें भ्रूण के परिवर्धन के दौरान भी कुछ भ्रूणपोष बचा रहता है बीजों में, तो उन्हें कहा जाता है भ्रूणपोषी बीज, एल्बुमिनस सीड्स कहा जाता है। और हमारे जितने भी अनाज के पादप होते हैं, इनके बीज जो होते हैं वो भ्रूणपोषी प्रकार के होते हैं, जैसे गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, ये सारे। और अभ्रूणपोषी वे होते हैं जिनमें भ्रूण के विकास के दौरान भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग कर लिया जाता है, तो इन बीजों में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है। तो जितने भी दलहनी है, मटर है, चना है, मूंग है, मोठ है, ये सारे के सारे बीज जो होते हैं वो अभ्रूणपोषी होते हैं। भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं कि बीजांड के अंदर अंडकोशिका है, उसके पीछे द्वितीयक केंद्रक है। द्वितीयक केंद्रक का जब संलयन होता है युग्मक के साथ में तो त्रिसंलयन कहलाता है, और वो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो त्रिगुणित है,
अब ये त्रिगुणित संरचना मुक्त रूप से कोशिका विभाजन, केंद्रक विभाजन करके भ्रूणपोष बनाती है। तो भ्रूणपोष की खासियत है कि भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, यह हमें याद रखना है। फिर एक 7वां प्रश्न है, कभी कभार परीक्षा में पूछा जाता है कि सर्वाधिक बीज युक्त फल का नाम बताइए। ऐसा कौन सा फल है जिसमें बीज सबसे अधिक होते हैं? तो यह पुष्प है, यह फूल होता है आर्किड का, और उसमें एक फल के अंदर लगभग 1000 बीज पाए जाते हैं। परिपक्व नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद कितने कोशिकीय और कितने केंद्रकीय अवस्था में, यह अलग से एक प्रश्न है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि वो है परिपक्व नर युग्मकोद्भिद। तो नर युग्मकोद्भिद का तात्पर्य होता है नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मक का निर्माण करने वाली संरचना, और नर युग्मकोद्भिद होता है कौन? परागकण। जो परागकण है, यह परागकण नर युग्मकोद्भिद भी कहलाता है। इसे लघु बीजाणु भी कहते हैं। अधिकांश पौधों के अंदर जब परागकण मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो इसकी जो कोशिका होती है समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाओं में बढ़ती है। पहली कोशिका जो लेंस के आकार की होती है, जो बड़ी कोशिका में धंसी रहती है, इसे कहा जाता है जनन कोशिका कहा जाता है। और दूसरी जो बड़ी कोशिका होती है, इसे कहा जाता है कायिक कोशिका। तो अधिकांश पादपों के अंदर परिपक्व नर युग्मकोद्भिद 2 कोशीय अवस्था में होता है, लेकिन कुछ पौधों में वो 3 कोशीय अवस्था में हो सकता है। कैसे? कि कुछ पौधों के अंदर जो जनन कोशिका बनी है, यह कोशिका विभाजन के द्वारा 2 नर युग्मक बना लेती है। तो उस परिपक्व परागकण में 3 कोशिकाएं होगी, एक कायिक कोशिका और 2 नर जनन युग्मक यानी कोशिकाएं। तो 3 कोशिकाएं। ऐसा कम पौधों में होता है, लेकिन अधिकांश पौधों में परिपक्व नर युग्मकोद्भिद 2 कोशिकीय अवस्था में और 2 केंद्रकीय ही अवस्था में होता है। तो यह तो बात हो गई नर युग्मकोद्भिद की। तो हम मादा युग्मकोद्भिद की बात करें तो मादा युग्मकोद्भिद यह कितने कोशिकीय और कितने केंद्रकीय अवस्था में होता है? तो पहले तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि मादा युग्मकोद्भिद किसे कहा गया है? तो यह कहा जाता है भ्रूण कोश को। और भ्रूण कोश कहाँ पाया जाता है? बीजांड में पाया जाता है। तो कैसी होती है संरचना? यह एक परिपक्व भ्रूण कोश है, बीजांड के अंदर स्थित होता है। इस भ्रूण कोश के अंदर 3 कोशिकाओं का समूह बीजांड द्वार के समीप यहाँ पर स्थित होता है। हम इसको अगर बनाना चाहें तो इस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ पर 2 कोशिकाएं, एक कोशिका पीछे की तरफ है, यहाँ पर 3 कोशिकाओं का समूह और यहाँ पर ये 2 केंद्रक है। अब ये जो 2 कोशिकाएं हैं और तीसरी कोशिका है, इसे हम कहते हैं अंड कोशिका और इन्हें कहते हैं सहायक कोशिकाएं। यह अंड समुच्चय कहलाता है। इसे सम्मिलित भाषा कहते हैं, अंड समुच्चय कहते हैं। इसी प्रकार से 3 कोशिका का समूह इसके विपरीत सिरे पर होता है, इस जगह पर है, इसे कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। और 2 केंद्रक बीच में है, इन्हें कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। जब मादा युग्मकोद्भिद परिपक्व हो जाता है तो ये दोनों द्वितीयक केंद्रक आपस में संयुक्त होकर बनाते हैं, यहाँ पर द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। यह द्वितीयक केंद्रक जो होता है 2n होता है। बाकी सारी संरचनाएं n हैं, अगुणित होती है, लेकिन द्वितीयक केंद्रक 2 केंद्रकों के संयोजन से बना तो n+n यानी यह हो जाता है 2n। इस अवस्था में एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद 8 कोशिकीय अवस्था, कौन कौन सी कोशिकाएं? 7 कोशीय अवस्था, 7 कोशीय अवस्था, इनको हम कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। अब ये मादा युग्मकोद्भिद है, वह 7 कोशीय और 8 केंद्रकीय। 7 कोशिकाएं कौन सी है?
3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ, 3 कोशिकाएं नीचे की तरफ, 6 और एक बड़ी कोशिका जिसमें सारी कोशिकाएं हैं, और 8 केंद्र की अवस्थाएं, 3 केंद्रक 2 बीच वाले, जिसे हम कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक, जो बाद में फ्यूज हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं 8 केंद्रकीय और 7 कोशीय अवस्था, जबकि अधिकांश पादपों में परिपक्व नर युग्मोद्भिद 2 कोशीय अवस्था में और कुछ पौधों में 3 कोशीय अवस्था में हो सकता है। अगला प्रश्न है, 100 परागकण का निर्माण करना है तो कितनी कोशिकाएं इसके लिए आवश्यक होगी और कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। अब याद रखना है कि एक नर युग्मकोद्भिद यानी एक परागकण को बनाने में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो वहां पर 4 परागकण बनते हैं। तो 100 परागकणों को बनाने के लिए कितनी कोशिकाएं? 25 पराग मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। इन 25 कोशिकाओं में 25 अर्धसूत्री विभाजन होंगे। एक कोशिका से 4 बनेंगे तो 25 कोशिकाओं से कितने होंगे? 100 परागकण। तो याद रखना है यहां पर कि 25 पराग मात्र कोशिकाओं से 100 परागकण बनते हैं, जबकि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है उससे एक ही गुरु बीजाणु बनता है। तो 100 का निर्माण करने के लिए 100 गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी और 100 परागकण बनाने के लिए 25 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। इन 25 कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होंगे। एक में एक कोशिका विभाजन हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन, तो 25 में 25 हो जाएंगे। टेपिटम का कार्य है। टेपिटम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टेपिटम जो है पराग कोश की भित्ति का सबसे अंदर का आवरण है। इसकी कोशिकाएं परिवर्धित होते पराग कणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। अब अगर हम बात करें किसकी, कि पराग कोश की भित्ति की, तो उसमें अंतस्थीसियम परत भी आती है। अंतस्थीसियम परत जो होती है आर्द्रता ग्राही होती है, आर्द्रता के प्रति संवेदनशील होती है। जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, परागकण बन जाते हैं, तो अंतस्थीसियम की कोशिकाओं में आर्द्रता में कमी आती है, तो परागकोश फट जाते हैं और परागकण सारे के सारे वहां से बाहर आते हैं प्रकीर्णन के लिए। द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? यह 1 नंबर का प्रश्न आता है, याद रखना है। द्विनिषेचन की खोज की थी S.G. नावास्चियन ने। यह नाम याद रखना है। नावास्चियन, इन्होंने खोज की थी किसकी? द्विनिषेचन की। अब द्विनिषेचन कहते किसे हैं? तो द्विनिषेचन के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। द्विनिषेचन, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यह इस टाइप से अगर हम बनाएं तो एक बड़ा डायग्राम बना लेते हैं। यह है स्त्री केसर। इस स्त्री केसर के अंदर यहां पर है बीजांड। बीजांड के अंदर यहां पर बनाया है मैंने भ्रूण कोश। ये प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं। यहाँ पर सहायक कोशिका, अंड कोशिका और ये द्वितीयक केंद्रक है। जब यहाँ पर परागकण पहुँचते हैं तो स्वजातीय परागकण स्त्री केसर परागकण संकर्षण की प्रक्रिया के द्वारा पहचाने जाते हैं, अंकुरित होते हैं। जब ये अंकुरित होते हैं तो इसके आगे की तरफ यहाँ पर कायिक केंद्रक, पीछे की तरफ होती है जनन कोशिका। यह जनन कोशिका इस पराग नली में आने के पश्चात 2 नर युग्मकों में परिवर्तित हो जाती है। यह होते हैं नर युग्मक और इसके आगे की तरफ होती है यह कायिक कोशिका का केंद्रक होता है। यह पराग नली यहाँ से वृद्धि करती हुई कहाँ पहुँचती है? इस बीजांड के ऊपरी भाग में। तो यहाँ पर पाई जाने वाली प्रतिमुखी कोशिकाएं बीजांड के इस भाग से परागनली के प्रवेश को रोकने का कार्य करती है। यह परागनली यहाँ से होती हुई कहाँ पहुँचती है? बीजांड द्वार में, और बीजांड द्वार तक पहुँचने के पश्चात यहाँ पर फट जाती है और पराग कणों को बलपूर्वक, या इसके अंदर जो नर युग्मक होते हैं इनको बलपूर्वक बीजांड में प्रविष्ट करवाती है। किसमें? भ्रूण कोश में। चूंकि यहाँ पर 2 नर युग्मक बने थे, तो जो पहला नर युग्मक है, यह पहला नर युग्मक अंड कोशिका को निषेचित करता है। अंड कोशिका के साथ में
संलयन करता है और बनाता है युग्मनज बनाता है। यह युग्मनज कैसा होता है? सबको पता है 2n, यह n था, यह n और ये 2n। तो यहां पर नर युग्मक मादा युग्मक को संयोजित करता है। नर युग्मक मादा युग्मक को, इसे कहते हैं वास्तविक निषेचन कहते हैं, इसे कहते हैं युग्मक संलयन कहते हैं। तो यह पहला निषेचन हो गया। अब जो दूसरा नरयुग्मक था, यह दूसरा नरयुग्मक भी भ्रूण कोश में प्रविष्ट होकर यहां पर जो द्वितीयक केंद्रक है, जो पहले से ही 2n है, तो इस जो दूसरा नरयुग्मक है, यह दूसरा नरयुग्मक भ्रूण कोश के मध्य में पाए जाने वाले द्वितीयक केंद्रक जो 2n है, जो दो ध्रुवीय केंद्रकों के मिलने से बना है, इस द्वितीयक केंद्रक को निषेचित करता है। और यहां पर त्रिगुणित संरचना प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक का निर्माण करता है। यह त्रिगुणित होता है, क्यों? क्योंकि द्वितीय केंद्रक 2n है और n 3n हो जाता है। अब यहां पर प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक भ्रूण के परिवर्धन से पहले भ्रूण पोष का निर्माण कर लेता है, जो दो प्रकार के होते हैं, कोशिकीय होता है, केंद्रकीय होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो द्विनिषेचन की खोज की थी एसजी नवश्चिन ने, और इसकी परिभाषा है कि पुष्पीय पादपों में निषेचन की प्रक्रिया दो बार होती है। पहला नरयुग्मक अंड कोशिका को निषेचित करता है, इसे वास्तविक निषेचन, इसे युग्मक संलयन कहते हैं। और दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्र को निषेचित कर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण करता है, इसे त्रिसंलयन कहते हैं। क्योंकि पुष्पीय पादपों में निषेचन की प्रक्रिया दो बार हुई है, अतः इसे कहा जाता है द्विनिषेचन। छोटा सा प्रश्न आएगा तो 1 नंबर का, बड़ा प्रश्न आता है तो 2 नंबर का। फिर आती है परागण की क्रिया। तो परागण के बारे में हमें इसके बारे में डिटेल से पता है। पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, कैसे भी पहुंचे, अपने आप पहुंचे, किसी माध्यम से पहुंचे, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं परागण। और परागण को हमने स्वपरागण और परपरागण में बांटा है। स्वपरागण के अंदर स्व निषेचन और सजातीय परागण निषेचन, ये दो बातों में है। स्वपरागण की प्रक्रिया में या तो उसी फूल के परागण उसी फूल की वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, या फिर एक पौधा है उसके एक फूल के परागण उसी पौधे के दूसरे फूल पर पहुंचेंगे। तो सजातीय पुष्पीय परागण और स्व निषेचन की प्रक्रियाएं। और पर परागण का तात्पर्य होता है कि एक पौधे के फूलों के परागण उसी जाति के अन्य पौधे के फूलों के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, उसे कहते हैं पर परागण। पर परागण फिर वायु द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, जैसे वेलिस्नेरिया है, समुद्री घास है, इनके अंदर जो होता है परागण क्रिया जल द्वारा होती है। तो कुछ में चमगादड़ों के द्वारा होती है, कहीं पर वायु के द्वारा होती है, कहीं पर कीटों के द्वारा होती है, कहीं पर हाथी, जैसे रेफुलिसिया है, बहुत बड़ा पुष्प होता है, तो हाथी के द्वारा परागण की क्रियाएं होती है। तो परागण की प्रक्रियाओं के अलग अलग प्रकार की विधियां होती है। इन विधियों के अंदर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि बोर्ड की परीक्षा में हमें कभी भी घबराना नहीं है। सिंपल सा एग्जाम होता है। इस बार तो बहुत अच्छा कर दिया है कि तुम लोगों के कुछ प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले, कुछ मेल करने वाले या वन वर्ड होंगे। अतः कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्न को समझने के बाद में उसे सॉल्व करने की कोशिश करना, आराम से हो जाएगा। अपनी एनसीईआरटी की बुक है, उसको लाइन टू लाइन एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ो, मेहनत करोगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ पर डायग्राम बनाने की बात है तो वहां पर स्पष्ट और साफ डायग्राम, उसको नामांकित करके बनाना। और बड़े प्रश्न आए तो बड़ों प्रश्नों को आप आगे बात करेंगे, बड़ों प्रश्नों के बारे में। तो बड़े प्रश्न के अंदर जो अलग अलग प्रकार के हेडिंग है, उन हेडिंग्स को एक्सपोज करते हुए कि हेडिंग लगा दिया, हेडिंग लगाने के बाद अंडरलाइन किया, उसके नीचे से लिखो, तो एग्जामिनर को सहूलियत हो जाएगी कहाँ इसने सही लिखा है। तो कुछ ऐसे टिप्स है, इन टिप्स के बारे में हम लगातार बात करते रहेंगे, जिससे हमें बोर्ड की परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर मिलें। इसके बारे में हम लोग बातचीत करते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, दूसरे बच्चों को भी बात करने के लिए प्रेरित